क्या कभी ऐसा लगा है कि सैकड़ों सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने के बाद भी जिंदगी असल में वैसी की वैसी ही है? मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मनोविज्ञान भी मानता है कि सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करने में ना हमारे दिमाग को एक झूठा सुकून मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसे हम कहते हैं नॉलेज कंज्यूमर या केवल ज्ञान का उपभोक्ता बने रहने का जाल। एकदम सही। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तैराकी सीखने के लिए कोई मोटी सी किताब पढ़ लेना। हम उसमें स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पानी के उछाल का जो विज्ञान है उसे समझ लेते हैं। और दिमाग को ये भ्रम हो जाता है कि बस अब तो मुझे तैरना आ गया। हाँ, लेकिन जिस पल कोई सच में गहरे पानी में छलांग लगाता है ना, अचानक वो सारी थ्योरी काम आना बंद कर देती है। वाकई, क्योंकि पानी का वो सरतापमान या सांस रोकने की जो घबराहट होती है, वो एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई है। बिल्कुल। और जानने और अनुभव करने के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत गहरी होती है। और आज की हमारी इस गहन पड़ताल का मिशन ठीक यही है। हम आज जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही खास है। इसका नाम है द अथॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड द एल्केमी ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, जो कि 15 मार्च 2026 की अव्यक्त मुरली के अंशों पर आधारित है। हाँ, और ये स्रोत बहुत गहराई में जाता है। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ कानों से सुना जाए। ये मानव परिवर्तन का एक ऐसा विज्ञान है जिसे अगर जीवन में उतारा जाए ना, तो इंसान सिर्फ एक श्रोता से अनुभव की अथॉरिटी बन सकता है। सही कहा। और इस स्रोत की जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि ये केवल अध्यात्म के पारंपरिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहता। अच्छा, तो और क्या-क्या शामिल है इसमें? अगर हम इसके मूल तत्वों का विश्लेषण करें, तो ये आधुनिक मनोविज्ञान या फिर सिस्टम्स थ्योरी और न्यूरोसाइंस के साथ बहुत गहरे स्तर पर जुड़ता है। अरे वाह! हाँ, ये इंसानी चेतना को पूरी तरह से रीवायर करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश करता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। क्योंकि खजानों और अनुभव की इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब घटित कब होता है। समय का संदर्भ बहुत जरूरी है। हाँ, तो स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट समय काल का जिक्र किया गया है, जिसे संगम युग कहा गया है। अब जब मैंने इस अवधारणा को पढ़ा, तो मेरे दिमाग में तुरंत एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट का ख्याल आया। सॉफ्टवेयर अपडेट? वो कैसे? मतलब देखिए, जब हमारे फोन में कोई बड़ा अपडेट आता है, तो वो बहुत ही कम समय के लिए होता है ना? उस दौरान फोन रीस्टार्ट होता है, लेकिन उस छोटे से समय में अंदर जो कोडिंग बदलती है, वो ये तय करती है कि आने वाले सालों में वो डिवाइस कैसा परफॉर्म करेगा। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक समानता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें, तो भौतिक विज्ञान और सिस्टम्स थियरी में भी बिल्कुल यही होता है। अच्छा, विज्ञान में इसे क्या कहते हैं? विज्ञान की भाषा में इस छोटे से समय को क्रिटिकल ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। क्रिटिकल ट्रांजिशन पीरियड मतलब एक ऐसा बिंदु जहां सिस्टम अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर एक नया रूप ले लेता है। बिल्कुल। तकनीकी रूप से किसी भी बड़े सिस्टम में, चाहे वो धरती के मौसम का चक्र हो या मानव इतिहास, हमेशा एक लंबा और स्थिर चक्र चलता है। लेकिन उस लंबे चक्र के अंत में एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद ऊर्जावान चरण आता है। इस चरण में सिस्टम सबसे ज्यादा लचीला और ग्रहणशील होता है। मतलब बदलाव के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। हाँ, एकदम। और इसी छोटे से बदलाव के दौर में ये तय होता है कि भविष्य का नया चक्र कैसा होगा। स्रोत स्पष्ट करता है कि संगम युग वो कॉस्मिक ट्रांजिशन पॉइंट है जहां आत्माओं को सर्वोच्च ज्ञान और शक्तियां मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। क्या सच में एक इतना छोटा सा समयकाल किसी को कई जन्मों का या एक बहुत लंबे भविष्य का फायदा दे सकता है? मतलब तार्किक रूप से इतने कम समय की गई मेहनत का इतना लंबा असर कैसे हो सकता है? इसे ना हम कृषि विज्ञान के नजरिए से समझ सकते हैं। अच्छा। सोचिए, एक किसान को बीज बोने में कितना समय लगता है? शायद कुछ दिन या कुछ हफ्ते। हाँ, बस इतना ही। लेकिन उस छोटे से समय में बोया गया बीज अगले कई दशकों तक फल देता है। ट्रांजिशन पीरियड में किया गया हर एक बदलाव एक बीज की तरह होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। हाँ, क्योंकि इस समय चेतना सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। इसलिए इस योग का हर एक सेकंड भविष्य के कई जन्मों का आधार तय करता है। अगर ये अपडेट या बदलाव का समय अभी चल रहा है,
तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि इस दौरान हमें मिल क्या रहा है। सही सवाल है। और यहीं से स्रोत में बताए गए उन 6 आध्यात्मिक खजानों की बात आती है। बिल्कुल, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। हाँ, पर यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग खजाना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत सोने के सिक्के या कोई स्विस बैंक अकाउंट या बड़ी सी तिजोरी आती है। क्या ये आध्यात्मिक खजाने सिर्फ कुछ अमूर्त विचार नहीं है? भौतिक दुनिया में हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हम खजाने को सिर्फ दिखने वाली संपत्ति मानते हैं। हाँ, वही तो। लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से परखें तो ये खजाने इंसान के इनर रिसोर्सेज हैं, यानी आंतरिक संसाधन। और सच कहूं तो किसी भी बाहरी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान एक इंसान का आंतरिक संसाधन ही होता है। आंतरिक संसाधन मतलब क्या हम मानसिक लचीलेपन या किसी काम पर फोकस करने की क्षमता की बात कर रहे हैं यहाँ? हाँ, उसका एक हिस्सा कह सकते हैं। क्योंकि जैसे स्रोत में सबसे पहले ज्ञान के खजाने की बात की गई है। फोकस और लचीलापन इसके सिर्फ छोटे से हिस्से हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान का खजाना सिर्फ ढेर सारी सूचनाएं रटना नहीं है। तो फिर क्या है? ये कॉग्निटिव क्लैरिटी है, यानी आपके विचारों में इतनी स्पष्टता होना कि किसी भी जटिल परिस्थिति में आप बिना किसी पूर्वाग्रह के सही और गलत की पहचान कर सकें। कॉग्निटिव क्लैरिटी, ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। इसी तरह दूसरा खजाना है योग का खजाना, जिसे न्यूरोसाइंस में हम मानसिक स्थिरता के रूप में देख सकते हैं। तो अगर हम इसे आज की तेज तर्रार दुनिया में लागू करें, मान लीजिए कोई सीईओ है जिसकी कंपनी अचानक किसी बहुत बड़े संकट में फंस गई है, तो उस स्थिति में एक बहुत उच्च आईक्यू वाला सीईओ भी घबराहट में गलत फैसले ले सकता है अगर उसके पास मानसिक स्थिरता नहीं है। सही बात है, पैनिक में तो अच्छे अच्छे लोग गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल। योग का खजाना उसे उस भारी दबाव के बीच भी शांत और केंद्रित रहने की क्षमता देता है। और तीसरा खजाना कौन सा है? फिर आता है धारणा या गुणों का खजाना। मनोविज्ञान की भाषा में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अरे वाह, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, आपके अंदर सहानुभूति, धैर्य और सहनशीलता जैसे गुण होना जो असल में किसी भी तकनीकी स्किल से ज्यादा जरूरी हैं। और चौथा मुख्य खजाना है सेवा का खजाना। एकदम सही। जिसे हम सोशल हार्मनी या बिना किसी स्वार्थ के समाज में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना कह सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा खुशी, समय और आशीर्वाद के खजाने भी इसी सूची में शामिल हैं। ये तो ठीक वही चीजें हैं जो आज के दौर में बड़े बड़े लीडरशिप गुरु दुनिया को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? स्रोत जिस आध्यात्मिक खजाने की बात कर रहा है वो असल में मानव चेतना को उसके उच्चतम स्तर तक ले जाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक मॉडल है। लेकिन यहाँ एक पेच है। वो क्या? देखिए, खजाने तो उपलब्ध हैं, वो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर अपडेट का समय भी चल रहा है, फिर भी क्या हर कोई इसका बराबर फायदा उठा पाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। स्रोत बताता है कि लोग 2 तरह के होते हैं। इसे पढ़कर मुझे जीव विज्ञान और पाचन तंत्र का ख्याल आया। पाचन तंत्र? हाँ, मतलब आप दुनिया का सबसे पौष्टिक और विटामिन से भरा खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर उसे पचाकर खून में ना मिलाए, यानी उसे मेटाबोलाइज ना करे, तो वो सारा पोषण शरीर से कचरे के रूप में बाहर निकल जाता है। उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि आधुनिक मनोविज्ञान और लर्निंग थियोरी ठीक इसी तरह काम करती है। अच्छा। हाँ, जो लोग केवल जानकारी सुनते हैं, जिन्हें स्रोत कंज्यूमर्स ऑफ ट्रेजर कहता है, वे उस पौष्टिक खाने को सिर्फ चबा रहे हैं, पचा नहीं रहे। सिर्फ चबा रहे हैं। बिल्कुल। शिक्षा मनोविज्ञान का एक स्थापित तथ्य है कि सिर्फ सुनने वाले लोग जानकारी का केवल 10 से 20% हिस्सा ही याद रख पाते हैं। 10 से 20? तो बाकी का 80 से 90% हिस्सा दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाता है। हाँ, तकनीकी रूप से दिमाग उसे सतही डेटा या अनावश्यक जानकारी मानकर हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। अरे बाप रे। इसीलिए स्रोत कहता है कि बिना अभ्यास के ज्ञान का खजाना खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जिन्हें एक्यूमुलेटर्स या एब्जॉर्बर्स कहा गया है, वे ज्ञान को जीवन की परिस्थितियों में लागू करते हैं। और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान सामने आता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये शब्द अक्सर पॉडकास्ट या आर्टिकल्स में सुना जाता है, लेकिन ये असल में इस आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे जुड़ता है? न्यूरोसाइंस का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है कि जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ वायर हो जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर? बिल्कुल। जब आप किसी ज्ञान को सिर्फ सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत कमजोर सिग्नल जाता है,
लेकिन जब आप उस ज्ञान के आधार पर कोई कर्म करते हैं, कोई व्यावहारिक कदम उठाते हैं, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक भौतिक कनेक्शन बनता है। मतलब दिमाग की स्ट्रक्चर ही बदल जाती है। हाँ, बार बार अभ्यास करने से उन न्यूरल पैथवेज के चारों ओर माइलिन नाम का एक इंसुलेशन बन जाता है, जो उस विचार को आपके स्वभाव का एकदम पक्का हिस्सा बना देता है। वाकई, मतलब ज्ञान सिर्फ एक अमूर्त विचार नहीं रहता, वो हमारे दिमाग का एक फिजिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। एकदम सही। इसे ही श्रोत अनुभव की अथॉरिटी कहता है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, संतुष्टता। जब ये ज्ञान न्यूरल वायरिंग का हिस्सा बन जाता है तो इंसान खुद तो संतुष्ट रहता ही है, दूसरों को भी संतुष्ट करता है, जिससे ये खजाने और बढ़ते हैं। बिल्कुल। जब आंतरिक वायरिंग बदलती है तो बाहरी व्यवहार अपने आप बदल जाता है, और यहीं से सेवा का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। हाँ, और यहीं पर श्रोत सेवा के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का जिक्र करता है। निराकारी, जो कि मनसा से जुड़ा है, निरअहंकारी, जो वाचा से है, और निर्विकारी, जो कर्मणा से है। सही कहा। अब निराकारी मतलब विचारों में शारीरिक भान से मुक्ति, और निर्विकारी मतलब कर्मों में विकारों का ना होना। लेकिन मैं निरअहंकारी शब्द पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। निरअहंकारी मतलब शब्दों में अहंकार का ना होना। पर आज की कॉर्पोरेट दुनिया में या आम समाज में लोगों को लगता है कि अगर आपके अंदर थोड़ा ईगो या थोड़ी आक्रामकता नहीं है ना, तो लोग आपको कुचल देंगे। ये बहुत आम सोच है ना? जी। तो क्या निरहंकारी होना इंसान को कमजोर नहीं बनाता? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। ईगो डिप्लीशन, ये क्या होता है? देखिए, एक इंसान जो हर समय अपनी एक झूठी छवि बचाने में लगा रहता है, अपने अहंकार को पुष्ट करने में लगा रहता है, वो अपनी बहुत बड़ी मानसिक ऊर्जा सिर्फ खुद को सही साबित करने में बर्बाद कर देता है। ओहो, मतलब उसकी सारी एनर्जी तो उसी में चली गई। बिल्कुल। तो निरहंकारी होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी ऊर्जा को उस इमेज मैनेजमेंट के भारी बोझ से मुक्त कर लेना। ये तो बहुत ही गहरी बात है। जब आपका अहंकार बीच में नहीं आता ना, तो आपके शब्द बहुत स्पष्ट, सत्य और प्रभावशाली होते हैं। वाकई ये बहुत ही तार्किक है। अहंकार तो एक तरह का अनावश्यक मानसिक बोझ है। एकदम। इसके तुरंत बाद स्रोत में एक ऐसी बात आती है जिसने मुझे पढ़ते समय थोड़ा अटका दिया था। इसमें फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करने की बात कही गई है। एंजलिक स्टेट। हाँ, अब सच कहूं तो फरिश्ता शब्द सुनते ही मुझे किसी परिकथा की याद आती है। ये बहुत स्वाभाविक है। या फिर अगर इसे व्यवहारिक जीवन में सोचें तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान जिसे अपने परिवार, अपने काम या दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। क्या ये फरिश्ता स्वरूप एक तरह की उदासीनता या दुनिया से भागना नहीं है? शब्दों की जो पुरानी सांस्कृतिक छवि होती है ना, वो अक्सर उनके गहरे अर्थ को ढक लेती है। वो कैसे? फरिश्ता होने का मतलब उदासीनता या एपैथी बिल्कुल नहीं है। एपैथी एक तरह का सुनपन है, जहां इंसान दर्द से बचने के लिए अपनी भावनाओं को ही बंद कर देता है। वो तो एक नेगेटिव स्टेट हो गई। बिल्कुल। इसके विपरीत चेतना विज्ञान के अनुसार एंजेलिक स्टेज का अर्थ है लाइट कॉन्शियसनेस। लाइट कॉन्शियसनेस, क्या इसका मतलब शारीरिक भारीपन से मुक्त होना है? हाँ, इसका मतलब है भौतिक दुनिया और शरीर की पहचानों के प्रति एक गहरा वैराग्य या डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। आप दुनिया में रहते हैं, अपने परिवार की देखभाल करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन आप उन परिस्थितियों में उलझते नहीं हैं। मतलब आप सब कुछ कर रहे हैं पर उसमें फंसे नहीं हैं। सही कहा। मेडिटेशन रिसर्च दिखाती है कि गहरे ध्यान की अवस्था में लोग एक्सपैंडेड अवेयरनेस का अनुभव करते हैं। उनकी चेतना भौतिक सीमाओं से परे चली जाती है। वे हर चीज का अनुभव तो करते हैं, पर किसी चीज का मानसिक बोझ नहीं उठाते। तो फरिश्ता वो है जो करुणा और प्रेम से तो भरा है, लेकिन उसे किसी से कोई मोह या अपेक्षा नहीं है। बिल्कुल। और इसी पारदर्शी अवस्था के साथ स्रोत एक और गहरा कॉन्सेप्ट जोड़ता है, मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। हाँ। त्रिकालदर्शी मतलब जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को देख सके। हाँ। लेकिन क्या ये कोई जादुई क्रिस्टल बॉल लेकर भविष्य देखने जैसी बात है? इसका जादुई शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में एक बहुत ही उच्च स्तर की मनोवैज्ञानिक सजगता है। अच्छा, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? हम इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए काम पर किसी सहकर्मी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया। एक साधारण इंसान की प्रतिक्रिया क्या होगी? वो तुरंत गुस्से में पलटकर जवाब देगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो इंसान तो पूरी तरह से सिर्फ वर्तमान के एक छोटे से पल में अंधा होकर प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है। लेकिन एक मास्टर, त्रिकालदर्शी व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है। वो अतीत को देखता है,
कि शायद ये सहकर्मी किसी भारी व्यक्तिगत तनाव से गुजर रहा हो जो इसके गुस्से का कारण है। सही बात है। फिर वो वर्तमान को पूरी सजगता से देखता है कि मेरी शांत प्रतिक्रिया इस आग को बुझा सकती है। वाकई। और फिर वो भविष्य का सटीक आकलन करता है कि अगर मैंने भी गुस्से में जवाब दिया तो ये हमारे लंबे समय के पेशेवर रिश्ते को हमेशा के लिए खराब कर देगा। अरे वाह। तो इस तरह तीनों कालों को देखकर वो पूरी शांति और करुणा के साथ एक सचेत निर्णय लेता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ तनाव से बचने का तरीका तो नहीं लग रहा। नहीं, ये सिर्फ तनाव से बचना नहीं है, ये एक शक्तिशाली आत्मा बनने की प्रक्रिया है। जब आप इस तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य की समझ के साथ कर्म करते हैं तो आपके कर्म कोई नया बंधन नहीं बनाते हैं। आप अपनी आदतों या बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। वाकई। श्रुत इसे स्वराज्य या भविष्य के संसार का शासक बनना कहता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपने मन पर शासन कर सकता है, असल में वही असली शासक है। ये पूरी चर्चा सच में एक बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक अर्थशास्त्र की तस्वीर पेश करती है। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स। हाँ, अगर हम इस पे मॉडल को एक साथ पिरोएं तो ये दुनिया के सबसे शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा लगता है। बिल्कुल। हम संगम युग के इस क्रिटिकल ट्रांजिशन पीरियड में अपने आंतरिक खजानों में अपना समय और ऊर्जा निवेश करते हैं। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करके कंज्यूमर से अनुभव के अथॉरिटी बनते हैं। एकदम सही। और इसका रिटर्न और स्रोत के अनुसार ये छोटी सी मेहनत आने वाले 21 जन्मों का रिटर्न देती है। शायद इसी वजह से ब्राह्मण आत्माओं को सबसे पवित्र, सर्वोच्च और सबसे अमीर माना गया है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई बाजार का क्रैश या कोई इंसान आपसे कभी छीन ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि आपके न्यूरल नेटवर्क में आपकी चेतना की गहराई में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। अब जब हम इस गहन चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं एक ऐसा पहलू सामने लाना चाहूंगी जो स्रोत में मौजूद तो है लेकिन जिस पर हमने अभी तक खुलकर बात नहीं की है। अच्छा, वो क्या है? वो है खजानों से पूरी तरह भरी हुई आत्मा के लक्षण। मतलब अगर किसी ने सच में ये सारा ज्ञान अपनी चेतना में उतार लिया है तो क्या वो इंसान बाहर से भी कुछ अलग दिखेगा? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। क्या हमारा आंतरिक विज्ञान हमारे बाहरी भौतिक रूप को बदल सकता है? बिल्कुल, यही सवाल है। स्रोत के अनुसार जब अंदर के आध्यात्मिक खजाने भर जाते हैं तो वो बाहरी रूप से दिखाई भी देता है। कैसे? आंखों में एक गहरी रूहानियत आ जाती है, चेहरे पर एक स्वाभाविक खुशी झलकती है और पूरा व्यक्तित्व ना एक खिले हुए फूल की तरह हो जाता है। इमोशनल साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है। हमारी जो इनर स्टेट होती है वो हमेशा हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के जरिए बाहर रिफ्लेक्ट होती ही है। एकदम सही कहा। अगर अंदर गहरी शांति है तो चेहरे की मांसपेशियां अपने आप तनाव मुक्त हो जाती हैं। बिना कुछ बोले भी आपका शरीर एक अलग तरह की ऊर्जा विकिरित करता है। एक शांत और स्थिर चेतना स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। दूसरे लोग केवल आपकी उपस्थिति मात्र से उस सुकून को महसूस कर सकते हैं। वाकई। अनुभव की अथॉरिटी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आपका होना ही दूसरों के लिए एक गहरा अनुभव बन जाए। आपका होना ही दूसरों के लिए एक अनुभव बन जाए। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। तो इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए मैं सभी के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। ज्ञान को सिर्फ सुन लेना या किताबों में पढ़ लेना काफी नहीं है। उसे अनुभव की भट्टी में तपाकर अपनी न्यूरल वायरिंग का हिस्सा बनाना होता है। बिल्कुल। जब वो ज्ञान जीवन में उतरता है तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व उस खिले हुए फूल की तरह बन जाता है जो बिना किसी शोर के अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाता है। सही बात है। तो अगर हमारा ये आंतरिक विज्ञान हर समय हमारे चेहरे, हमारी आंखों और हमारे मौन व्यवहार से प्रसारित हो रहा है तो बिना एक भी शब्द बोले ठीक इसी पल हमारी ऊर्जा कौन सी खुशबू या कौन सा वाइब्रेशन दुनिया को दे रही है? सोचने वाली बात है। क्या हम केवल ज्ञान के भारी बोझ तले दबे एक थके हुए इंसान की तरह दिख रहे हैं या हम सच में अनुभव की अथॉरिटी की तरह एक हल्की, शांत और दूसरों को सुकून देने वाली ऊर्जा का संचार कर रहे हैं? बिल्कुल। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान को सिर्फ उपभोग मत कीजिए, उसे अपने जीवन का अनुभव बनाइए।